Good morning to again. Today I will discuss about the entropy, importance of entropy and entropy change for an ideal gas. This is the part of unit 3 and the subject name is the thermodynamics. Outline of the today lecture, concept of an entropy, principle of increase of entropy, entropy of an ideal gas, inequality of class gas, numerical, simple type of numerical. So today I will start from the first slide. कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी. व्हाट डू यू मीन बाय द एंट्रोपी? एंट्रोपी का मतलब कितने लोगों को पता है ये? आई डोंट थिंक, बट एंट्रोपी इट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस. कहीं पे भी हलचल बहुत सारी यदि होती है तो वो एंट्रोपी के रूप में नजर आती है. तो एंट्रोपी जो है डिसऑर्डरनेस की वजह से हो रही है. तो एंट्रोपी जनरली हीट के फॉर्म में रहती है और पर यूनिट मास के बेस पे चलती है. यदि हम किसी भी बॉडी में यदि हीट को ऐड करते हैं तो एंट्रोपी बढ़ जाती है और यदि हीट को निकाल देते हैं तो एंट्रोपी की वैल्यू कम हो जाती है. दिस इज द मेन फंडामेंटल ऑफ द एंट्रोपी एंड दिस इज द अनदर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी. एंट्रोपी इज आल्सो इज द पॉइंट फंक्शन बिकॉज ऑफ इट फॉलो द ओनली द पॉइंट कि हर एक पॉइंट पे एंट्रोपी की वैल्यू आपको अलग अलग मिलेगी. कहीं पे आपको 1 किलो जूल मिलेगी, कहीं पे 2 किलो जूल मिलेगी, कहीं पे 5 किलो जूल मिलेगी, कहीं पे 4 किलो जूल मिलेगी. इस तरह एंट्रोपी की वैल्यू आपको हर एक पॉइंट पे अलग अलग मिलेगी. तो व्हाट इज द एंट्रोपी? दैट इज द डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस जिसकी हम बात कर रहे थे. रैंडमनेस भी कहलाती है एंड दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी. तो एंट्रोपी में बेसिकली तीन तरह के आप जो कंटेंट देख रहे हैं, सॉलिड, गैसेस एंड द लिक्विड. तो ये सॉलिड, गैस और लिक्विड जो है अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं. और यहाँ पे जो मेन एंट्रोपी का जो फंक्शनिंग हो रही है उसकी जो यूनिट आप देख रहे हैं किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन. सभी के लिए एंट्रोपी अलग अलग होती है. सॉलिड के लिए अलग एंट्रोपी आपको मिलेगी, गैस के लिए अलग मिलेगी और लिक्विड के लिए अलग मिलेगी. आगे यदि बात करेंगे तो हीटिंग यदि कर रहे हैं वर्किंग सब्सटेंस की, एक डायग्राम से हम समझेंगे इसको भी आगे टीएस डायग्राम से. तो यदि हीटिंग करते हैं वर्किंग सब्सटेंस की बाय द रिवर्सिबल प्रोसेस तो वहां पे एंट्रोपी की वैल्यू जो है बढ़ती है. दैट इज द इंक्रीज द एंट्रोपी बाय द अमाउंट ऑफ डीएस. तो रिप्रेजेंट ऑफ द चेंज ऑफ एंट्रोपी दिस इज द डीएस. डीएस इज कॉल्ड द चेंज ऑफ एंट्रोपी. ये चेंज ऑफ एंट्रोपी के रूप में जाना जाता है. और हीट सप्लाई जो कर रहे हैं वो रिवर्सिबल प्रोसेस में कर रहे हैं. But you know very well in the earlier class I was discuss about the कि कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल आपकी आइडियल केस में नहीं होती है. जितनी प्रोसेस होती है वो रिवर्सिबल मैनर में होती है. कोई भी प्रोसेस आपकी रिवर्सिबल आइडियल केस में नहीं होती, आपकी रियल केस में नहीं होती है. आइडियल केस में हम रिवर्सिबल को बोल सकते हैं लेकिन एक्चुअल केस में कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होती क्योंकि रिवर्सिबल के लिए जो कंडीशन चाहिए वो हम सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं कि प्रोसेस आपकी जो है फ्रैक्शनलेस होनी चाहिए या प्रोसेस में जो आपका वर्किंग मीडियम है वो कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट को फॉलो करे या परफेक्ट गैस हो या बोलना चाहिए आपका जो मैकेनिज्म हो वो ऐसा हो कि एक बार वो धीमे स्पीड में चले, एक बार तेज स्पीड में चले. तो कोई भी प्रोसेस दुनिया में रिवर्सिबल मैनर की नहीं है. ठीक है ना? जितनी प्रोसेस होती है रिवर्सिबल होती हैं वो एक्चुअल प्रोसेस कहलाती हैं और रिवर्सिबल प्रोसेस जो है ये आइडियल प्रोसेस, ये हाइपोथेटिकल प्रोसेस होती है. तो यदि किसी भी वर्किंग सब्सटेंस में हीट सप्लाई कर रहे हैं तो उस प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज होगी और उस प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस का नाम दे रहे हैं. तो हीट सप्लाई जो है रिवर्सिबल प्रोसेस में हो रही है जो कि आइडियल है. एंड डेल्टा क्यू इज इक्वल टू टीडीएस. टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. यदि हीट सप्लाई की किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो कितनी चेंज ऑफ एंट्रोपी हुई. तो हीट ट्रांसफर दैट इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इनटू द चेंज ऑफ एंट्रोपी. दिस इज द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ द एंट्रोपी. तो एंट्रोपी डीएस इज इक्वल टू, कैन यू राइट दिस, डेल्टा क्यू बाई द टी. इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू बाई टी, दैट इज द चेंज ऑफ एंट्रोपी. तो एंट्रोपी चेंज होने का मतलब ये है कि वहां पे डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस बढ़ती चली आ रही है. वहां पे डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस जो है इंक्रीजिंग फॉर्म में भी बढ़ सकती है और डिक्रीजिंग फॉर्म में भी बढ़ सकती है. तो वेयर टी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड डीएस इज कॉल्ड इंक्रीज इन एंट्रोपी. ये आपकी हो रही है. तो एंट्रोपी दैट इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट विच शो दैट पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वर्जन ऑफ दैट हीट इनटू द वर्क. कि हम वहां पे पॉसिबिलिटी देखते हैं कितना हीट जो है वर्क में कन्वर्ट हो रहा है. The increase in entropy is lower when the heat is added at a high temperature and the increase in entropy is higher when the heat is added at a low temperature. तो इंक्रीज जो एंट्रोपी रहती है वो लोअर होती है यदि आप हीट को हाई टेम्परेचर पे ऐड कर रहे हैं और इंक्रीज इन एंट्रोपी हायर रहती है यदि आप हीट को लो टेम्परेचर पे ऐड कर रहे हैं. दिस इज द मेन फंडामेंटल अबाउट द एंट्रोपी. तो मैक्सिमम एंट्रोपी मींस देयर इज अ मिनिमम एबिलिटी ऑफ कन्वर्जन
into the work done. यदि मैक्सिमम एंट्रोपी जो आपको कहीं पे यदि मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मैक्सिमम वर्क डन मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि वहां पे अवेलेबिलिटी जो है वर्क डन कन्वर्ट करने की वो बहुत कम है। तो अवेलेबिलिटी वर्क डन की कन्वर्ट करने की क्या होती है, अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि कितनी एनर्जी का पार्ट जो है हम वर्क डन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, है ना। एंड द मिनिमम एंट्रोपी मींस दैट्स द मैक्सिमम अवेलेबिलिटी फॉर द कन्वर्जन इनटू द वर्क डन। तो मिनिमम एंट्रोपी वहां पे काउंटेबल होती है जहां की आपकी मैक्सिमम अवेलेबिलिटी जो होती है वो वर्क डन को कन्वर्ट करने के लिए यूटिलाइज होती है। ये आपका टीएस डायग्राम दिखाई दे रहा है जहां की आप देख रहे हैं कि चेंज ऑफ एंट्रोपी हो रही है। दिस इज द स्लाइस वेयर द चेंज ऑफ एंट्रोपी शोइंग। तो एंट्रोपी इज चेंजेस फ्रॉम 1 पॉइंट टू 2 पॉइंट and it is showing for the reversal process. This is the area showing the TDS and is equal to of the heat supply for the reversal process. So total heat supply or the absorb, that is the change of heat transfer is equal to the T into ds, and the change of entropy is it is for the process 1 to 2. Change in entropy it is showing for the ds is equal to delta Q by the T. So 1 to 2 ds is equal to 1 to 2 delta Q by the T, and the change of entropy represented by the S2 minus of S1. Because of changes जहाँ पे भी आता है, it is going the limit from 1 to 2, and the 1 is the lower limit, 2 is the higher limit. So higher limit minus of the lower limit, that is the change of entropy S2 minus of S1 is equal to 1 to 2 delta Q by T. And it is showing the TS diagram how much amount of the heat would be transfer. कितनी हीट जो है ट्रांसफर हो रही है हीटिंग के फॉर्म में या कूलिंग के फॉर्म में। यदि एक्सपांशन की प्रोसेस करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एंट्रोपी की वैल्यू कम हो रही है। आप ये जो देख रहे हैं एक्सपांशन की प्रोसेस हो रही है, तो यहाँ पे आपने हीट की जो वैल्यूज हो रही है एंट्रोपी की, पहले एंट्रोपी यहाँ पे S1 थी, यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ रही है, तो एक्सपांशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। एक्सपांशन होने के कारण यहाँ पे एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि हीट सप्लाई हो रही है। जैसे स्पार्क प्लग स्पार्किंग करता है तो हीट सप्लाई होती है और एक्सपांशन की प्रोसेस होती है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है। रिवर्सिबल प्रोसेस से ये एक्सपांशन हो रहा है और एक्सपांशन होने से एंट्रोपी की वैल्यू कम हो रही है। एंट्रोपी एंड द डिसऑर्डर, एंट्रोपी कैन बी कंसीडर्ड टू ए मेजर ऑफ द माइक्रोस्कोपिक डिसऑर्डर। ये होता है वर्क इंटरेक्शन जो होता है उसको हम मॉलिक्यूलर एनर्जी के रूप में काउंट करते हैं, जबकि हीट जो इंटरेक्शन होता है उसको हम डिसऑर्डर मॉलिक्यूलर एनर्जी के रूप में काउंट करते हैं। जितनी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है इनको ट्रांजिशन फॉर्म में लेके आते हैं जहाँ की मॉलिक्यूलर एनर्जी का जो है ऑर्डर फॉर्म में रहता है और उसको डिसऑर्डर मॉलिक्यूलर एनर्जी के रूप में हम चेंज देखते हैं। तो ये एक्चुअली ऑर्डर से डिसऑर्डर के रूप में जाना इरिवर्सिबल प्रोसेस में काउंट होता है। जहां भी ट्रांजिशन हो रहा है, जहां भी इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है, वहां पे ऑर्डर मॉलिक्यूलर एनर्जी से डिसऑर्डर मॉलिक्यूलर एनर्जी पे हम मूव कर सकते हैं। तो लेट्स कंसीडर हियर, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये आपकी एक पार्टीशन है या बोलना चाहिए एक आपकी यहाँ पे वॉल है जहाँ पे कि ऑक्सीजन भरी हुई है विद द मॉलिक्यूल्स। एक यहाँ पे पार्टीशन है जहाँ पे कि नाइट्रोजन भरा हुआ है, या बोलना चाहिए एक जहाँ पे वॉल है या रूम है जहाँ की नाइट्रोजन भरी है विद द मॉलिक्यूल्स। इन दोनों को यदि पार्टीशन हटा दिया जाए, यदि ये पार्टीशन यदि हम हटा देंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ में कंबाइंड हो जाएगा। ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ में कंबाइंड हो गया। तो पहली स्टेट ऐसी थी जहाँ की ऑक्सीजन नाइट्रोजन से अलग था, दूसरी स्टेट ऐसी आ गई जहाँ पे कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ में कंबाइंड हो गया। तो लेट अस कंसीडर अ बॉक्स विथ ए पार्टीशन dividing it into the two sections, contains only the molecules in one section and only the nitrogen molecules in the another section. If the partition, this is the partition, when the remove, allowing the two gases to be mix, ये mix up होती हैं and this is process is called a irreversible. इसको हम reversible process नहीं मानते हैं, ये process आपकी irreversible है क्योंकि system cannot be returned to the original state. अब सिस्टम वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे नहीं आ पाएगा, इसलिए हम उसको इरिवर्सिबल प्रोसेस बोल रहे हैं। एंड दिस प्रोसेस इज अकम्पनीड बाय द इंक्रीज इन एंट्रोपी। यही चीज जो होती है इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी के रूप में नजर आती है, जो कि सबसे बड़ा योगदान है। तो मिक्सिंग प्रोसेस दैट हैज रिजल्टेड इन अ मोर रैंडम अरेंजमेंट ऑफ द सिस्टम। अब आपने देखा पिछली स्लाइड में कि पार्टीशन को जब हमने हटा दिया तो नाइट्रोजन जो गैस थी वो ऑक्सीजन के साथ में मिक्सअप हो गई, बहुत ज्यादा मिल गई। तो उसमें क्या होगा, एंट्रोपी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। एंट्रोपी के बढ़ने से क्या होगा, ऑर्डर जो है चेंज होगा और लेस ऑर्डर होगा या रैंडम स्टेट आएगी, वो मिक्सिंग प्रोसेस के कारण हो रहा है। एंड द मोर अ सिस्टम अप्रोच इक्विलिब्रियम द ग्रेटर इज द डिसऑर्डर एंड द इरिवर्सिबिलिटी। व्हेन द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड इट हैज अ मैक्सिमम डिसऑर्डर।
तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे रिवर्सिबिलिटी की प्रोसेस को हमें लेना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं. एंड इन अदर वर्ड, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम. एंट्रोपी जो होती है, सिस्टम किसी भी सिस्टम के डिसऑर्डर को फॉलो करती है या उसको बताती है कि सिस्टम में कितनी डिसऑर्डरनेस है, कितनी हलचल है, कितनी रैंडमनेस फैली हुई है. दैट इज द एंट्रोपी. तो अ मेजर ऑफ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर कैन बी फाउंड इन ए मॉलिक्यूलर मीन फ्री पाथ. Thus, whenever there is an increase in the volume in the microscopic motion of the individual particles of matter, the entropy will be increases. Analyzing entropy by the thermodynamic mean, यदि entropy को यदि हम thermodynamic mean से देखेंगे तो कितना होता है, ये हमें देखने लायक है यहाँ पे. तो सेकेंड लॉ जो बना था थर्मोडायनेमिक्स का, उसने बताया था कि वहां पे इनइक्वलिटीज हो रही थी, वो क्लासेस इनइक्वलिटीज आ रही थी, और क्लासेस इनइक्वलिटी जो थी वो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए थी, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए नहीं थी. तो जितना भी आप हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्चुअल प्रोसेस होती है. तो इरिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर जो हीट पंप रहता है हैज अ लोअर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कंपेयरिंग टू द रिवर्सिबल वन. क्यों? क्योंकि वहां पे डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस बढ़ जाती है. यदि डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगी तो वहां का जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रहेगा रेफ्रिजरेटर पंप का, या परफॉर्मेंस जो इंजन की रहेगी, वो काफी पुअर हो जाएगी. Another important equality that has a major consequence in the thermodynamic, it is the classes inequality. तो classes inequality क्या कहलाती है? That is the delta Q by T is less than or equal to 0. ये classes inequality को रूप में बोला जाता है. Significance क्या है? अब इक्वेशंस का सिग्निफिकेंस यदि हम देखेंगे तो जो सिंबल्स बनाए गए हैं यानी डेल्टा क्यू बाई टी लेस देन इज इक्वल टू 0, इसी का सिग्निफिकेंस है. तो जितनी भी हीट ट्रांसफर हो रही है, इट इज द कॉन्सिस्ट ऑफ द डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ द हीट ट्रांसफर. ये डिफरेंशियल फॉर्म में हीट ट्रांसफर हो रही है, ना कि आपका ये बोलना चाहिए कि हीट ट्रांसफर आपको दिखाई दे रहा है, या बोलना चाहिए कि हीट ट्रांसफर आपका फाइनाइट है. ये आपका डिफरेंशियल मैनर में है. ये हीट ट्रांसफर आपका वेरी करेगा. तो साइक्लिक इंटीग्रल जो डेल क्यू बाई टी है, इट इज कैन बी व्यू, इट इज अ सम ऑफ द ऑल द डिफरेंशियल अमाउंट्स. जितने भी बोलना चाहिए हीट का ट्रांसफर हो रहा है, वो सभी का सम है डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर एट द बाउंड्री. तो टेम्परेचर कितना हो रहा है ये अपने को देखने लायक है. ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे बात की जाती है. जितना भी हीट ट्रांसफर होगा विद रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा. ऐसा नहीं कि हमने बोला टेम्परेचर को भी वेरी कर दिया, ना ना. जितना भी आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है वो एक पर्टिकुलर एब्सोल्यूट टेम्परेचर के हिसाब से हो रहा है, और वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर विद इन अ बाउंड्री जो है क्रिएट हो रहा है. तो कितना प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल हो सकता है इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी का? दिस इज शोइंग बाय द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. तो कंसीडर ए साइकिल. एक साइकिल जो है यहाँ पे हमने बनाई है, देख रहे हैं आप. प्रोसेस 1 to 2 है, दैट इज द रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. ये रिवर्सिबल भी हो सकती है और इरिवर्सिबल भी हो सकती है. रिवर्सिबल का मतलब यदि ओरिजिनल स्टेट को गेन कर लेगी तो रिवर्सिबल है, और ओरिजिनल स्टेट को यदि ये फ्रैक्शनल उससे आपकी वापस आने की कोशिश कर रही है तो वो इरिवर्सिबल हो जाएगी. ठीक है ना. तो ये प्रोसेस 2 से 1 जो है ये इंटरनली रिवर्सिबल है. इंटरनली रिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो रिवर्सिबल कंडीशन को यदि फॉलो कर रहे हैं तो वो इंटरनली रिवर्सिबल कहलाएगा. तो एक साइकिल है जो कि दो प्रोसेस से मिलकर बनी है. तो एक प्रोसेस है 1 to 2, जैसा कि आप देख रहे हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के नाम से लिखा हुआ है. दूसरी प्रोसेस है 2 to 1 जो कि इंटरनली रिवर्सिबल है. तो यहाँ पे दोनों को दिखाया गया है. तो इक्वेशन नंबर 1 में ये चीज दिखाई गई है. तो इक्वेशन नंबर 1 डेल्टा क्यू बाई टी 1 to 2, और यहाँ पे जो चेंज ऑफ एंट्रोपी है इसके बारे में बताया गया है. तो इनको यदि हम रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, तो जो चेंज ऑफ एंट्रोपी है जो कि चेंज हो रही है फ्रॉम 1 स्टेट से 2 स्टेट पे, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी. तो यदि वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, यदि वहां पे साइकिल के अंदर रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो ds इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी हो जाएगा. इसका मतलब क्या है? जो चेंज ऑफ एंट्रोपी है, या बोलना चाहिए डेल्टा क्यू बाई टी का जो अमाउंट है वो इक्वल टू 0 हो सकता है, वो रिवर्सिबल प्रोसेस में आएगा. बट अदरवाइज यदि आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है तो डेल्टा क्यू बाई टी जो है या ds का जो पोर्शन है, इट इज द ग्रेटर देन इक्वल टू द डेल्टा क्यू बाई टी रहेगा. तो ये कंडीशंस वहां पे सेटिस्फाइड होती है. तो वेयर वी अगेन एम्फाइजेस दैट T in these relation is the thermodynamic temperature at the boundary where the differential heat delta Q, it is the transfer between the system and the
सराउंडिंग्स। द क्वांटिटी जो है H2 माइनस ऑफ S1 इट इज रिप्रेजेंट द एंट्रोपी चेंज ऑफ इन द सिस्टम। जो भी क्वांटिटी आपकी हो रही है डेल्टा एस की और रिप्रेजेंट हो रहा है चेंज ऑफ एंट्रोपी में, it is called equal to 1 to 2 delta Q by T which represent the entropy transfer with the heat। तो सिस्टम की जो एंट्रोपी रहती है, किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी दैट इज H2 by S1 रहती है। तो एंट्रोपी ड्यू टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितनी है एंड एंट्रोपी ड्यू टू द इंटरनल जनरेशन कितनी है, खुद के द्वारा कितनी जनरेट की गई है, क्योंकि एंट्रोपी का जनरेशन भी होता है ड्यू टू द इंटरनल एक्टिविटी। इंटरनल एक्टिविटी कितनी है, यदि आप पानी गर्म कर रहे हैं तो पानी गर्म करने में एक प्रोसेस आपकी हीटिंग प्रोसेस के कारण कितनी एंट्रोपी चेंज हो रही है, दूसरी एंट्रोपी जो मॉलिक्यूल्स आपस में लड़ाई कर रहे हैं या बोलना चाहिए जो रैंडमनेस पैदा कर रहे हैं उसके कारण से कितनी एंट्रोपी जनरेट हो रही है, तो वो सिस्टम की एंट्रोपी कहलाएगी। ठीक है ना। तो सिस्टम की एंट्रोपी इज इक्वल टू यहाँ पे एंट्रोपी ड्यू टू द प्रोसेस कितनी हो रही है प्लस एंट्रोपी ड्यू टू द डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स कितनी हो रही है वो हमें देखना है। तो सिस्टम के एंट्रोपी को हम लिखने का तरीका 1 to 2 डेल्टा Q by T दिस इज ड्यू टू द प्रोसेस प्लस एंट्रोपी ड्यू टू द जनरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पार्टिकल्स, इसी कारण से कितनी हो रही वो हमें देखना है। तो ये एंट्रोपी आपकी रिवर्सिबल भी हो सकती है और इरिवर्सिबल भी हो सकती है। रिवर्सिबल तब हम बात करेंगे जब वो आइडियल प्रोसेस रहेगी, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस तब रहेगी जब वहां पे की कुछ भी चीजें आइडियल मैनर में नहीं हो रही है, वहां पे चीजें आपकी एक्चुअल मैनर में हो रही हैं। तो चेंज ऑफ एंट्रोपी फॉर द आइसोलेटेड दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 2 जो रहेगी वहां पे थर्मोडायनेमिक्स की जो बात हम कर रहे हैं हीट ट्रांसफर इज 0 एंड इक्वेशन 2 जो है इस तरीके से आपकी रिड्यूस हो जाएगी। तो एंट्रोपी जनरेशन जितनी भी रहती है मॉलिक्यूल्स के द्वारा वो पॉजिटिव क्वांटिटी रहती है या 0 भी हो सकती है एंड इट्स वैल्यू ऑन द डिपेंड ऑन द प्रोसेस। वहां पे हीटिंग प्रोसेस कितनी कंटिन्यू चल रही है, हो सकता है 10 मिनट चले, हो सकता है 1 घंटे चले, हो सकता है 5 मिनट चले। तो दैट इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम and it is the absence of any entropy transfer. The entropy change of a system is equal to the entropy generation। entropy generation के कारण कितनी वैल्यू चेंज हो रही है वो हमें देखना है। तो this is known as the increase of entropy of principle। ब्रह्मांड की एंट्रोपी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि कंटिन्यूसली हीट रिजेक्शन हो रहा है। आप इंडस्ट्री में जाएंगे वहां पे कंटिन्यूसली चिमनी जो है धुआं छोड़ रही है एटमॉस्फेयर में, ये सभी को पता है। जब धुआं छोड़ा जा रहा है तो धुएं अपने साथ में हीट ले आता है, तो वो कहाँ जा रहा है, ब्रह्मांड में तो जा रहा है। तो ब्रह्मांड की एंट्रोपी किस पे डिपेंड करेगी, सिस्टम के एंट्रोपी और सराउंडिंग के एंट्रोपी पे। सराउंडिंग क्या है, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर जो है वो सराउंडिंग है। तो ब्रह्मांड की एंट्रोपी यदि बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूसली हीट रिजेक्शन हो रहा है, हम हीट रिजेक्शन कर रहे हैं और उनके लिए वो चीज सप्लाई के फॉर्म में हो रहा है कि वो चीज उनको गेन हो रही है, तो उसको गेन हो रही है ब्रह्मांड को, इसलिए ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ रही है। तो यूनिवर्स की एंट्रोपी का बढ़ने का मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है या सराउंडिंग एंट्रोपी बढ़ रही है। किसी एक की एंट्रोपी बढ़ेगी तो वहां पे यूनिवर्स की भी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। यहाँ पे सिस्टम को शो किया गया है जो कि आपको दिखाएगा। 3 तरह के आपके सिस्टम दिखाई दे रहे हैं, सब सिस्टम 1, सब सिस्टम 2, सब सिस्टम 3। तो सब सिस्टम 1, 2, 3 क्या है, ये चीजें वहां पे वैलिड है जहां की हम बात कर रहे हैं कि पानी को हमने पहले कितना गर्म किया, 10 डिग्री से 50 डिग्री तक ले गए, सब सिस्टम बन गया। 50 से 70 ले गए, दूसरा सब सिस्टम बन गया। तीसरा सिस्टम 70 से सेचुरेशन कंडीशन पे ले गए 100 डिग्री पे, तो वो आपका अलग सिस्टम बन गया। तो एक सिस्टम जहाँ की हर तरह के टाइप्स बने हुए हैं, जहाँ की पानी को अलग अलग स्टेजेस में गर्म किया जा रहा है, वो आपका नंबर ऑफ सिस्टम बन जाएगा। तो नंबर ऑफ सिस्टम जो है वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ प्रोसेस पे, वहां पे किस तरीके की प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही है। तो टोटल जो रहेगा सिस्टम की जो एंट्रोपी रहेगी दैट इज डिपेंडिंग ऑन द सब सिस्टम एंट्रोपी। सब सिस्टम की एंट्रोपी कितनी है, क्योंकि वहां पे हमने सिस्टम को जनरेट किया था, उसके बाद हमने उसको सब सिस्टम बना दिया, क्योंकि पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा, पानी एक साथ गर्म नहीं हो रहा। यदि आपके गीजर में पानी गर्म होता तो वो भी धीरे धीरे गर्म होता है, एक साथ गर्म नहीं होता है कि हमने क्या बोलते हैं कि पानी रखा और गीजर को ऑन किया तो पानी आपका एक साथ गर्म हो गया, ऐसा नहीं होता वास्तव में। तो यहाँ पे मास ट्रांसफर भी 0 है, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम की यदि बात करेंगे तो मास ट्रांसफर भी 0 है, हीट ट्रांसफर भी 0 है, वर्क ट्रांसफर भी 0 है। ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम बाउंड्री है।
जैसे आपका थर्मस फ्लास्क यदि यूज करते हैं, तो थर्मस फ्लास्क यदि यूज करते हैं तो वहां पे हीट का ट्रांसफर जीरो होता है, ना तो हीट अंदर से बाहर की तरफ आती है, ना ही हीट बाहर से अंदर की तरफ आती है। तो ये जो सिस्टम कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम बाउंड्री कहलाता है। ठीक है, अब यदि बात करेंगे यहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस की, तो हीट का जो जनरेशन है इट इज ग्रेटर देन जीरो, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगी। लेकिन यदि जनरेशन की बात करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो वो जीरो हो जाएगी। और यदि तीसरी कंडीशन की बात करेंगे कि हीट का जो एंट्रोपी का जनरेशन हो रहा है इट इज लेस देन जीरो, इट इज द इम्पॉसिबल प्रोसेस, ये प्रोसेस इम्पॉसिबल कहलाती है। जहां पे कि लेस देन जीरो की बात करेंगे इट इज द इम्पॉसिबल प्रोसेस। तो जनरेशन वाली जो आपकी एंट्रोपी है दैट इज अ टोटल एंट्रोपी, एंड टोटल एंट्रोपी इज इक्वल टू सिस्टम एंट्रोपी प्लस द सराउंडिंग एंट्रोपी। तो दोनों के एंट्रोपी को मिलाएंगे तो यहाँ पे 1 किलो जूल पर डिग्री केल्विन बनेगी, ये आपके सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी रहती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई भी एक्चुअल प्रोसेस नहीं है जो कि ट्रूली रिवर्सिबल हो, यहाँ पे कोई भी प्रोसेस जो ऐसी नहीं है जो कि ट्रूली रिवर्सिबल हो। तो यहाँ पे क्या चीज आपकी रिवर्सिबल है, वो रिवर्सिबल है जहाँ की हीट ट्रांसफर पूरी तरीके से जीरो है। तो कोई भी प्रोसेस जो कि रिवर्सिबल है वो आइडियल होती है, कोई भी प्रोसेस यदि इरिवर्सिबल है वो एक्चुअल होती है। तो यदि रिवर्सिबिलिटी वहां पे उस प्रोसेस में ज्यादा है तो एंट्रोपी में जनरेशन जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा। नो एंट्रोपी जनरेशन ड्यूरिंग द रिवर्सिबल प्रोसेस, कोई भी एंट्रोपी का जनरेशन रिवर्सिबल प्रोसेस में नहीं होता है। एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस की बात करेंगे तो अपने पास दो तरह की गैस होती हैं, एक आइडियल गैस होती है, एक एक्चुअल गैस होती है। अब चूंकि हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो आइडियल गैस ही पिक्चर में आएगी। तो आइडियल गैस के लिए जो चेंज ऑफ एंट्रोपी होती है उसके लिए जनरल गैस इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ds इज इक्वल टू du बाई टी प्लस pdv बाई टी। तो ये इक्वेशंस जो है एक जनरलाइज फॉर्म में लिखी गई है, एंड इट इज फॉलो द फ्लो सिस्टम ओपन सिस्टम, सॉरी नॉन फ्लो सिस्टम यानी क्लोज सिस्टम के लिए फॉलो कर रहा है। जहां पे हमने फर्स्ट लॉ की बात की थी जो कि कहलाता है आपका फर्स्ट लॉ, आपने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ एक प्रोसेस के लिए जो कि क्लोज सिस्टम में लगता है, वहां पे दैट इज द dq इज इक्वल टू du प्लस pdv यानी वर्क डन, वर्क डन मतलब pdv। तो dq बाई टी करेंगे तो ये ds बन गया, ये जो आप देख रहे हैं ds कैसे बन गया, क्योंकि dq था यहाँ पे, अब t से डिवाइड कर दिया तो dq बाई टी इज इक्वल टू ds, दैट इज कॉल्ड द चेंज ऑफ एंट्रोपी इज इक्वल टू du बाई टी। हमने दोनों जगह t से डिवाइड कर दी, यहाँ पे डिवाइड किया था t से, तो ये चेंज ऑफ एंट्रोपी बन गया। अब यहाँ पे आपका यदि t से डिवाइड कर रहे हैं तो du बाई टी प्लस pdv दैट इज कॉल्ड द वर्क डन, वर्क डन बाई टी, ये आपका वर्क डन बाई टी है। और ds इज इक्वल टू dh बाई टी माइनस ऑफ vdp बाई टी। तो माइनस ऑफ vdp बाई टी जो है ये आपका नॉन फ्लो है। तो ds जो हो रहा है ये चेंज ऑफ एंट्रोपी है, ये आपका फ्लो प्रोसेस के लिए है, ये नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए है। नॉन फ्लो प्रोसेस क्लोज सिस्टम में होती है, फ्लो प्रोसेस जो होती है वो ओपन सिस्टम में होती है। क्यों? क्योंकि ओपन सिस्टम में जो वर्क डन का फार्मूला होता है दैट इज द माइनस ऑफ vdp, और जो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी रहती है वो चेंज ऑफ एंथैल्पी बदल जाती है। जब भी हमने बॉयलर की प्रॉब्लम सॉल्व करी है या टरबाइन की प्रॉब्लम सॉल्व करी है या आपकी कंप्रेसर की प्रॉब्लम सॉल्व करी है, तो उस केस में हमने आपको बताया है कि जो इंटरनल एनर्जी रहती है वो एंथैल्पी के फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो इसको हम इस तरीके से भी फॉर्म में लिख सकते हैं, यदि du इज इक्वल टू cv बाई dt, cv dt है तो यहाँ पे लिखेंगे cv dt, ये लिख दिया cv dt। इक्वेशन नंबर 1 से यदि हम देखेंगे cv dt बाई t, एंड p इज इक्वल टू rt बाई v लिखेंगे, तो rt बाई p लिखेंगे तो rt t से t कैंसिल हो जाएगा तो r dv बाई v बचेगा। तो p की वैल्यू कहाँ पे पुट करी, यहाँ पे पुट करी, तो p इज इक्वल टू rt बाई v है, तो rt बाई v करेंगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा तो r dv बाई v बचेगा। ठीक है ना, तो ds इज इक्वल टू, कैन यू राइट दिस, cv dt बाई t प्लस r dv बाई v, दैट इज द चेंज ऑफ एंट्रोपी इक्वेशन फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए ये चेंज ऑफ एंट्रोपी का इक्वेशन है। तो दिस इज अगेन हियर इट इज रिप्रेजेंटेड, कि आपने देखा cv dt लिखा था है ना, तो cv dt बाई t करेंगे तो वो नेचुरल लॉग बन जाएगा और लिमिट लगा देंगे 1 to 2 यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे r
dV by V बना था, तो नेचुरल लॉग लगा देंगे तो V2 by V बन जाएगा। तो यहाँ पे जो चेंज ऑफ एंट्रोपी S1 माइनस ऑफ S2 इज इक्वल टू CV, या इसको CPV के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो वो दूसरी इक्वेशन जो रहेगी उसके फॉर्म में भी चेंज होके आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका R नेचुरल ऑफ V2 by V1 है वो भी हम कर सकते हैं, दी प्रेशर के फॉर्म में लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। इसको हम आपको नोट्स वगैरह इसके प्रोवाइड करेंगे, हार्ड कॉपी में हम आपको ग्रुप में भेजेंगे। तो स्पेसिफिक हीट जो है आइडियल गैस की, वो आपकी मोनोटोमिक गैसेस को फॉलो करती हैं, डिपेंड्स टेम्परेचर पे रहती है, जैसा कि इक्वेशन नंबर 3 और 4 में दिखाया गया है। इवन जो CVDT और CPT है दैट इज अ फंक्शन which is available for the long integrations every time entropy change is calculated is not a practical, then two reasonable choices are the left। तो यहाँ पे एग्जैक्ट जो एनालिसिस किया था स्पेसिफिक हीट का वो इसीलिए किया जाता है। वेरिएबल स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे तो कई बार एक्चुअल केस यदि जो भी रहता है, आइडियल गैस जो रहती है वो आपकी परफेक्ट गैस कहलाती है, लेकिन जो एक्चुअल गैस कहलाती है वो वेरिएबल स्पेसिफिक हीट को फॉलो करती है, उसमें एग्जैक्ट एनालिसिस होता है। तो कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट जो रहती है वो आइडियल गैस के लॉ को फॉलो करती है, जबकि जो वेरिएबल स्पेसिफिक हीट जो रहती है वो आपके बोलना चाहिए एक्चुअल कंडीशंस गैस को फॉलो करती है। तो दिस इज द इक्वेशंस व्हिच इज नॉट नेसेसरी, बट हियर इट इज अंडरस्टैंडिंग कि आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इट इज़ नॉट ए डिजायरेबल हियर बट इट इज प्रेजेंटेड फॉर द अंडरस्टैंडिंग। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहता है एंट्रोपी का, कि एंट्रोपी जो है प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस चेंज ऑफ एंट्रोपी, ये होता है फार्मूला जो हमने आपको शुरू से बताया है, S2 माइनस ऑफ S1 दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 डेल्टा Q by T, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए रहता है। एंट्रोपी जो है एक पॉइंट फंक्शन है एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ ऑफ द प्रोसेस, पाथ पे डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी जो रहती है वो जीरो रहती है यदि रिवर्सिबल प्रोसेस को यूज कर रहे हैं, और सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी को यदि हम जोड़ देते हैं और ग्रेटर देन जीरो निकलती है तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस में काउंट होती है। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंट्रोपी। एंड एंट्रोपी जो है इट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और इसकी जो यूनिट होती है वो किलोजूल पर डिग्री केल्विन होती है विदाउट मास कंसीडर। यदि पर यूनिट मास को ले लेंगे तो किलोजूल पर के